सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, बेटा आवाज क्यों आ रही तेरी? 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 having density is equal to 1.2 ग्राम पर ml। उसने कहा फाइंड मोलैलिटी, स्मॉल m फाइंड आउट करो। कैसे फाइंड आउट करोगे? क्या फॉर्मूला लगा दोगे? ये रिलेशन लगा दोगे। क्या फॉर्मूला रहेगा? 1 अपॉन मोलैलिटी इज इक्वल टू डेंसिटी अपॉन मोलैरिटी माइनस मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय 1000। क्या क्या पुट करोगे? देखो 1 अपॉन मोलैलिटी आ जाएगा यहाँ पे। डेंसिटी कितनी दी हुई है हमें सॉल्यूशन की? 1.2 एंड मास कितना है? सॉरी मोलैरिटी कितनी है? 2 दी हुई है माइनस मोलर मास ऑफ सॉल्यूट H2SO4 है। H2SO4 का मोलर मास कितना होता है? 40। आधे तो 40 98 डिवाइडेड बाय 1000। क्लियर है? NaOH का होता है 40, H2SO4 का 98 आएगा। 98 डिवाइडेड बाय 1000। इसको सॉल्व कर लोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 अपॉन रिलेशन कर लोगे ना इसको, ठीक है? ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो आपका निकल जाएगा सारा का सारा। अच्छा ध्यान से सुनो, कुछ कॉमन टर्म जो इसमें यूज होती हैं, कुछ कॉमन टर्म जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी है? पहली कॉमन टर्म सुनो ध्यान से। पहली कॉमन टर्म व्हाट इज सेमी मोलर सॉल्यूशन। सेमी मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? अ सॉल्यूशन हैविंग मोलैरिटी 1/2 दैट इज m अपॉन 2। इसी चल तो रहे बेटा, चला दे यार, इसी चला दे, दूसरा भी चला दे, ठीक हो जाएगा। m/2 कितना आएगा? m/2 कितना है हमारे पास? 0.5 मोलर। तो कल को क्वेश्चन ये आ जाता है कि बच्चों सॉल्यूशन हैविंग सेमी मोलर सॉल्यूशन, तो सेमी मोलर सॉल्यूशन की मोलैरिटी आपने 0.5 m लेनी है। अगर कल को आ जाता है डेसीमोलर, डेसीमोलर कितना होगा बच्चों बताओ? m/10। कितना आंसर आया? 0.1 मोलर। समझ गए? अगर आपके पास आता है सेंटीमोलर, सेंटी कितना होता है बच्चों? 100। तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 0.01 मोलर। क्लियर है? अगर आ जाता है हमारे पास मिली मोलर सॉल्यूशन, देखो कॉमन वर्ड यूज करता है, मिली मोलर सॉल्यूशन बोलेगा। सॉल्यूशन हैविंग मोलैरिटी या अ मिली मोलर सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी दिस, व्हाट विल बी द मोलैरिटी मोलैलिटी। तो इस तरह के क्वेश्चन जो वो निकल जाएंगे आपके। ये आ गया हमारे पास। अगर ये वो मिली कहता है तो मिली कितना हो गया? 1000। तो कितना हो जाएगा? 0.001 मोलर। क्लियर है ये चीजें? तो ये कॉमन चीजें हैं जो आपको यूज हो सकती हैं जब आप क्वेश्चन करोगे इस तरह के। तो वो सेमी मोलर सॉल्यूशन कहेगा, सिंपली डेसीमोलर कहेगा, या कॉमन वर्ड दे देगा, तो आप यहाँ से निकाल लें, हो जाएगा ये। क्लियर? आते हैं हमारे पास नेक्स्ट टर्म है मोल फ्रैक्शन। ये तो हो जाएगा ना मोलैरिटी और मोलैलिटी में। अच्छा नहीं, एक टाइप का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एक सिंपल टाइप का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसमें। जैसे बच्चों ये क्वेश्चन है, असाइनमेंट है तुम्हारे पास? नहीं पढ़ी होंगी। ये तुम्हारा टेस्ट था पिछला, इसमें मैंने क्वेश्चन दिया था। हाँ, जैसे क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, इन साथ में मोल फ्रैक्शन भी है। मोल फ्रैक्शन भी डिस्कस करते हैं हम थोड़ी देर में। फ्रैक्शन ऑफ अ KI इन अ डेंसिटी ऑफ 20% सॉल्यूशन। ध्यान से सुनना बच्चों, उसने कहा है 20% मास बाय मास aqueous KI is 1.202 ग्राम पर ml। पूरा क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। इफ डेंसिटी, ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, वो क्वेश्चन में इसने कैलकुलेट मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ KI if density of 20% mass by mass aqueous KI is 1.202 ग्राम पर ml। अब ये क्वेश्चन, इसको कैसे डिकोड करना है ध्यान से सुनो। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें वो कह रहे हैं 20% है मास बाय मास। अब यहां पे बच्चों फॉर एग्जांपल अगर आपको मोलैरिटी फाइंड आउट करना है, मोलैरिटी के लिए तो वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम तो दिया नहीं है सॉल्यूशन का।
यहाँ पे पूरी सॉल्यूशन का मास भी नहीं गिवन है, डेंसिटी तो दी है लेकिन मास भी नहीं गिवन है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, देखो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन में मैंने बताया था हमेशा करना आपने कि लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन, कितना ले लेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम। तो अगर बच्चों मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम है तो खुद सोचो अगर एक सॉल्यूशन है 20% मास बाय मास एक्वस के आई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 20% के आई है, पूरी सॉल्यूशन में 20% के आई है और मास परसेंट कहा उसने, तो लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन भी 100 ग्राम, तो उसमें से 20% अगर के आई है तो इसका मतलब के आई का मास कितना हुआ, तो के आई का मास कितना हुआ गिवन 20 ग्राम। और एक्वस सॉल्यूशन के ही है तो एक्वस का मतलब क्या है वाटर में, तो यहां पे H2O कितना हुआ, कितना हुआ 80 ग्राम वाटर हुआ कि नहीं हुआ। के आई का मास आया हमारे पास 20 ग्राम, H2O का मास आया 80 ग्राम, यानी कि सॉल्यूट हमारे पास के आई है, सॉल्वेंट हमारे पास वाटर है। यहां से आप सारे के सारे क्वेश्चन निकाल सकते हो, आप मोलैरिटी निकाल सकते हो, मोलैलिटी निकाल सकते हो, मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। मोल फ्रैक्शन भी मैं सिखा देता हूं आपको क्या होता है, पर पहले आप ये सीखो। तो बताओ फिर इस क्वेश्चन को क्या अप्रोच लगाओगे, कैसे करोगे। सबसे पहले क्या निकाल ले हम यहां से, मोलैलिटी निकाल लें। मोलैलिटी कैसे निकाल लेंगे, क्या फॉर्मूला लगेगा मोलैलिटी का, बताओ क्या क्या फॉर्मूला लगेगा मोलैलिटी का। मोलैलिटी का फॉर्म देखो, ये कैलकुलेशन तुम लोगों ने घर पे कर लेनी है, अगर मैं यहाँ पे लगा करवाने तो फिर तो हो गई रिवीजन तुम्हारी। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यही है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे बच्चों, बताओ नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। अब गिवन मास कितना है हमारे पास 20 और मोलर मास कितना है बच्चों, के आई का मोलर मास कितना होता है, पोटेशियम का कितना होता है मास, जल्दी बताओ। पोटेशियम ऑड नंबर है ना, 20 तक बताया था, 39 होता है, पोटेशियम का 39 है, प्लस आई का कितना होता है 127 होता है, याद करो कितना हो गया, इसको प्लस करें तो 166। और नीचे क्या आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना है यहाँ पे 80, और मल्टीप्लाई भी किससे कर देंगे, क्यों करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे मास जो वो ग्राम में दिया है। आ जाएगा आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा मोलैलिटी। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप या तो रिलेशन लगा दो यहाँ से सीधा 1 अपॉन मोलैलिटी इज इक्वल टू डेंसिटी अपॉन मोलैरिटी माइनस मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1000, ठीक। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब देखो मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, तो मैंने क्या कहा या तो रिलेशन लगा दो, सब कुछ दिया हुआ आपको, डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी कितनी दी हुई है 1202 ग्राम दी हुई है, मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, मोलैलिटी आपने फाइंड आउट कर ली है, एक वो वाला रिलेशन लग सकता है। अगर वो नहीं लगाना है रिलेशन तो फिर आप क्या करो, यहाँ से वॉल्यूम निकालो सॉल्यूशन का। कैसे निकालोगे वॉल्यूम, आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। हम क्यों वॉल्यूम निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर मुझे डायरेक्ट यहाँ से मोलैरिटी निकालना है तो मोलैरिटी निकालने का जो फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स तो मैं निकाल सकता हूँ, गिवन मास आ गया कितना 20 और मोलर मास 166 और डिवाइडेड बाय, मेरे पास वॉल्यूम ही नहीं है, मुझे तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है नहीं है, लेकिन मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ कैसे, डेंसिटी दी है और मुझे मास ऑफ सॉल्यूशन पता है पूरा। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, कितने मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, सॉल्यूशन का मास लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन भी 100 ग्राम हमने करा नहीं है, सॉल्यूशन का मास कितना है, तो जब 100 ग्राम मास है तो बच्चों डेंसिटी भी किसकी दे रखी है सॉल्यूशन की, मास किसका दे रखा है, तो वॉल्यूम भी किसका निकलेगा। तो आपके पास वॉल्यूम कितना क्या हो जाएगा बोलो, डेंसिटी कितनी अपना मास कितना है 100 अपॉन 1.202 कितना 83 के आसपास आएगा, जरा चेक कर लो कितना आ रहा है 83.3 समथिंग, चेक करो वाला, डिवाइड कर लो 100 डिवाइड बाय 1.202 कितना 83.2, ये आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम। और ये वॉल्यूम किस में आएगा ml में। अब आप ऐसा करो मोलैरिटी निकालने के लिए फिर मोलैरिटी में फॉर्मूला पुट कर दो, यहाँ पे डाल दो वॉल्यूम कितना 83.2 और मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, क्यों करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई, यस, तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी मोलैरिटी आ जाएगी। कोई दिक्कत इस ऐसा इन क्वेश्चंस की, हाँ नोट्स की, ठीक है, हाँ शाम तक भेज देता हूँ मैं आज। चलो अच्छा नेक्स्ट देखो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ये तो हो गया ना, किसी को दिक्कत तो नहीं इसमें, वेरी गुड। मुझे रिवीजन क्लास है, थोड़ा फास्ट करा करो, क्वेश्चन तुम लोग घर में प्रैक्टिस कर लिया करो, ठीक है। हाँ जी नेक्स्ट है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। देखो मोल फ्रैक्शन परसेंटेज
मास परसेंटेज और मोल फ्रैक्शन में ज़्यादा फर्क नहीं है। फ्रैक्शन पता ना क्या होता है, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया, मान लो इस क्लास में टोटल 4 स्टूडेंट हैं और 4 स्टूडेंट में से गर्ल्स में बच्चों को 3 है और बॉय आपके पास 1 है। क्वेश्चन ये है गर्ल्स फ्रैक्शन कितना है यहाँ पे, गर्ल्स का फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, कितना आएगा 3/4 दैट इज 0.75। बॉयज़ का फ्रैक्शन पूछे तो कितना आता है 1/4, कितना आंसर आएगा, यही आ गया। अच्छा गर्ल्स फ्रैक्शन और बॉयज़ फ्रैक्शन का सम करूँ तो कितना आंसर आएगा 1 आएगा, 1 फ्रैक्शन 1 आएगा, सम फ्रैक्शन का सम जो होता है वो 1 आता है। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या आ जाएगा परसेंटेज, तो फ्रैक्शन और परसेंटेज सेम ऐसी है। परसेंटेज का मतलब है कि पर 100, फ्रैक्शन का मतलब होता है पर 1, एक में कितना पार्ट, परसेंटेज में 100 में से कितना पार्ट। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको 100 से मल्टीप्लाई करो तो 75% आ जाएगा, मीन्स 75% गर्ल्स हैं एंड 25% बॉयज़ हैं। लेकिन अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूँ तो सिंपल सी बात है, फ्रैक्शन में 0.25 है और इसमें परसेंटेज का सम कितना आता है हमेशा, और फ्रैक्शन का कितना आएगा 1 आएगा। सो अगर मैं बाइनरी सॉल्यूशन की बात करूं तो बाइनरी सॉल्यूशन में तो ये देखो, बाइनरी सॉल्यूशन में मेरे पास होगा एक सॉल्यूट और एक होगा सॉल्वेंट। बाइनरी का मैं टर्नरी भी ले सकता हूं, कोई भी सॉल्यूशन ले सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मान लो आपके पास 2 कंपोनेंट है बच्चों, ध्यान से सुनना। इसमें एक कंपोनेंट है आपके पास ए सॉल्वेंट और बी है हमारे पास सॉल्यूट, ठीक है। ये सॉल्वेंट है और ये हमारे पास सॉल्यूट है, ध्यान से देखना, ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट है। सॉल्वेंट को किससे डिनोट करते हैं हम, ए से, सॉल्यूट को बी से डिनोट करते हैं, जनरली जो मैंने आपको फॉर्मूले बनाए हुए हैं, ठीक है। बच्चों मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं हम जाई से, लेकिन इसको एक्स लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को कैसे लिखूंगा मैं, जाई ए से। सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को कैसे लिखूंगा, जाई वी से। अच्छा नंबर ऑफ मोल्स की अगर मैं बात करूं, सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स की बात करूं तो नंबर ऑफ मोल्स को किससे डिनोट करता हूं, एन से। सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएंगे, एन ए। सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएंगे, एन बी आ जाएंगे। अब ध्यान से सुनो, अगर मुझे सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना, मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, मोल का फ्रैक्शन, तो अगर एक्स से निकालना है मुझे, यानी कि ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो ऊपर मोल्स किसके चाहिए, ए के, और नीचे क्या आएगा टोटल मोल्स एन ए प्लस एन बी, जैसे हमने करा था कि बॉयज फ्रैक्शन निकालना है तो ऊपर बॉयज का नंबर, नीचे टोटल स्टूडेंट, यही था। एक्स बी निकालना तो क्या हो जाएगा बताओ, एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। तो बच्चों अगर आप इन दोनों इक्वेशन को प्लस करो, मतलब एक्स से प्लस एक्स बी कितना होगा हमेशा 1। तो यहां से सिंपल सी बात है, एक्स से अगर निकालना तो क्या निकल जाएगा 1 माइनस एक्स बी। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आपको पता है कि आपने एक्स से सही निकाला है या एक्स बी से ही निकाला है, तो उससे माइनस कर दो, दूसरा टर्म नहीं, एक्स बी कितना आएगा फिर 1 माइनस एक्स से। क्लियर है बात की नहीं है, ठीक है बच्चों। इतना ध्यान रखना है, मोल फ्रैक्शन निकालते हैं सबसे कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे, बताओ सबसे कॉमन मिस्टेक क्या है जब भी आप मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, बच्चे मास ही डिवाइड कर देते हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं मैं, इजी सा। मैंने कहा कि 10 ग्राम ऑफ NaOH है डिजॉल्व किसमें, इन 54 ग्राम ऑफ वाटर H2। ध्यान सुन, एक क्वेश्चन दे दिया, मैंने कहा मोल फ्रैक्शन निकालो, किस किस के मोल फ्रैक्शन निकालो, NaOH के और वाटर के। कोई प्रॉब्लम, यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है, सॉल्यूट कौन है, हमें यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मुझे दोनों के कंपोनेंट निकालने हैं। समझो जरा ये क्या था, आपने एक सॉल्यूशन ली, यहाँ पे बच्चों आपके पास वाटर है और दूसरा क्या आपके पास NaOH। क्लियर है, तो ये बताओ मैं वाटर के मोल फ्रैक्शन को कैसे लिखूंगा, बोलो वाटर के मोल फ्रैक्शन को कैसे लिखूंगा, x H2O। NaOH के मोल फ्रैक्शन को कैसे लिखूंगा, x NaOH, यही आएगा। x H2O कैसे निकालूंगा मैं, बताओ x H2O निकालने का क्या तरीका है, ऊपर आएगा n H2O डिवाइडेड बाय n H2O प्लस n NaOH, यही होगा। अच्छा दूसरा क्या किसका निकालना मुझे, x NaOH निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, यहाँ पे NaOH आ जाएगा ऊपर और डिवाइडेड बाय
NH2O प्लस NaOH। कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे क्या करना है, अब मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। अब बच्चे जो मैंने कहा था कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, वो कहते हैं अच्छा पानी का मास 54 ऊपर 54 लिख देंगे, नीचे 10 प्लस 54। गलत हो गया ना, मास फ्रैक्शन थोड़ी ना निकाल, ये तो आपने क्या निकाल दिया, सोचो मास फ्रैक्शन निकाल दिया आपने। अगर आप इधर मास लिख रहे हो, नीचे डिवाइड बाय टोटल मास लिख रहे हो, जो कि सॉल्यूशन का टोटल मास है, ये तो मास फ्रैक्शन आ गया। 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मास परसेंट आ जाएगा। आपको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। बेटा बाद में कर लेना ये सब। आपको क्या निकालना है यहां पे, नंबर ऑफ मोल्स। तो बताओ नंबर ऑफ मोल्स, वाटर के कितने नंबर ऑफ मोल्स आए, कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास डिवाइड बाय। अगर H2 के बोल रहे तो यहां पे H2 का गिवन मास कितना है 54, मोलर मास कितना होता है 18। कितना आंसर आया, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आए ऊपर देखो 3 डिवाइडेड बाय H2 के नंबर ऑफ मोल्स अपना कितने आए 3। अच्छा NaOH के कितने आएंगे, सबको पता है गिवन मास कितना है 10, मोलर मास कितना है 40 काट दो 1/4 बोले तो 0.25, तो यहाँ पे 0.25 यही आया। अगर डिवाइड करें तो ये आएगा 3/3.25 यही आएगा। सॉल्व कर सकते हैं इसको, हो जाएगा। इसको देखो बच्चों, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, ये सॉल्व करना है तुम लोगों ने, हो जाएगा कि नहीं होगा, पक्का ना, आराम से कट जाएगा। 300 बना लो ऊपर और ये 0 हटा लो तो आराम से कट जाएगा। NaOH, H2O और NaOH, देखो इसको कैसे करें। NaOH का कितना है ऊपर 0.25 डिवाइडेड बाय, नीचे कितना आएगा 3.25, यही आया। फर्दर सॉल्व कर दूं, चलो कर लो। कितना आएगा आपके पास 25/3, 25 4 4 8 4 12 4 1/13 है ना, 1/13 नहीं आ रहा। इसको फर्दर काट दो, 100 बना तो 0.137 जा 0.76 आएगा ना, 7.6 आ रहा है ना, तो 0.76 है 0.06 हाँ ये आएगा। कर लोगे ना, इजी है। तो ये है आपके पास मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में क्या करना है, ऊपर मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करना है, मोल का फ्रैक्शन निकालना है आपको। नंबर ऑफ मोल्स, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर लिखे डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। अब ये टर्नरी सॉल्यूशन के लिए भी हो सकता है, जरूरी नहीं बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन के लिए भी हो सकता है। टर्नरी सॉल्यूशन क्या होती है, तो बताओ, 2 सॉल्यूट और 1 सॉल्वेंट। तो मतलब कहने का मतलब एक XA हो गए, एक XB हो गए, XC होगा, XA प्लस XB प्लस XC, टोटल सम कितना आना चाहिए 1 ही आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई 2 निकालने पड़ेंगे, तीसरा आप माइनस करके निकाल सकते हो। क्लियर है, वेरी गुड, शाबाश। मोल फ्रैक्शन में निकल जाएगा ना। अच्छा ये बताओ मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या होगी, नहीं होगी, कोई भी यूनिट नहीं होगी ना। ऊपर भी नंबर ऑफ मोल्स, नीचे भी नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल से मोल कट गया तो नो यूनिट, मोल फ्रैक्शन है नो यूनिट। एंड ये बताओ मुझे टेम्परेचर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट, कोमल तू बताएगी बेटा। टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा मोल फ्रैक्शन या इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट होगा, क्यों है, ऊपर भी मास नीचे भी मास, तो मास को कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। अब ये मार्कर है बेटा, मान ले अगर ये 10 ग्राम का है तो सर्दियों में भी उतना ही रहेगा, गर्मियों में उतना रहेगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा मोलैलिटी, सॉरी नॉर्मेलिटी। ठीक है, बस हमने नॉर्मेलिटी समझना है, नॉर्मेलिटी कर लिया तो बस हो गया। चलो बच्चों हमारे पास आधे घंटे में नॉर्मेलिटी पढ़ देना है। ठीक है, आधे घंटे से भी अंदर अंदर नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे। देखो साथ साथ बोलते चलना फॉर्मूले, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी की अगर मैं बात करूं तो पहले तो ये बताओ व्हाट इज नॉर्मेलिटी, क्या फॉर्मूला रहेगा नॉर्मेलिटी का। यस, नॉर्मेलिटी देखो डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, ठीक है। इसका फॉर्मूला रहेगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, किसके इक्विवेलेंट, ऑफ सॉल्यूट। ध्यान से सुनना, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट। अच्छा ग्राम है ये, ठीक है।
नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसको सिंपली मैं VL लिख रहा हूं, ठीक है, VL मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन दिक्कत ये है मुझे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स मुझे तो पता है, दिक्कत ये है कि तुम लोगों को नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स नहीं पता, ठीक है। तो इसलिए ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकाल सकते हैं हम, देखो, अरे क्या बात है, ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे बच्चों, ध्यान से सुनना। ये निकालेंगे हम गिवन मास, गिवन मास, ठीक है। और अच्छा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट को मैं डिनोट करूंगा बच्चों, ध्यान से सुनना, WB से। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, W आपका गिवन मास है और B सॉल्यूट, ये सारे सिंबल ऐसे बनाएंगे हम, ठीक है। डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट लाइन ज्यादा एक्यूरेट लग गई थी। अच्छा, उसके बाद अब देखो, मुझे गिवन मास तो पता है पर क्या नहीं पता, इक्विवेलेंट मास। अंजलि क्या होता है इक्विवेलेंट मास? अच्छा इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू कितना, बोलो, मोलर मास, मोलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर, ठीक है। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। दूसरा है हमारे पास, अब देखो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट हमें नहीं पता। नाउ हाउ टू फाइंड ग्राम इक्विवेलेंट्स, ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। ध्यान से सुन लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन नहीं है, वैसे भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। क्लास +1 में भी टॉपिक है, आप आगे चल के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, उसमें भी ग्राम इक्विवेलेंट्स देता है वो आपको, व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट्स। और अभी हम ये भी डिस्कस करेंगे व्हाट इज रिलेशन बिटवीन ग्राम इक्विवेलेंट्स एंड नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स और ग्राम इक्विवेलेंट्स को आपस में आप कंपेयर कर सकते हो। फिर हमारे पास इक्विवेलेंट मास हमें नहीं पता, इक्विवेलेंट मास क्या, गिवन मास तो पता है, इक्विवेलेंट मास निकालते हैं मोलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर। अब क्वेश्चन ये है कि अब ये n फैक्टर क्या चीज है, ठीक है। n फैक्टर देखो, n फैक्टर कैसे निकालना है, n फैक्टर निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, इसमें सब मतलब डिफरेंट के लिए हमने डिफरेंट तरीके से निकालेंगे। देखो 4 एसिड, सबसे पहले आ जाएगा 4 एसिड। 4 एसिड बच्चों n फैक्टर कैसे निकलेगा, देखो एसिड के लिए क्या करना आपने ये देखना है कि इस एसिड को जब आपने पानी में डाला तो इसने कितने H पॉजिटिव डोनेट करे, ठीक है। तो n फैक्टर फॉर एसिड इज इक्वल टू नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन डोनेटेड बाय दैट एसिड। फॉर एग्जांपल ये रहा HCl को पानी में डालेंगे तो क्या करेगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, मतलब ये आपके पास n फैक्टर 1 आएगा। क्लियर है। अगर मैं इसको एक और एग्जांपल लूं, मैं यहाँ पे बच्चों H2SO4 लूं, देखो H2SO4 पानी में डालूंगा तो किसमें टूटेगा, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, बाद में हाइड्रोनियम आयन बना देता है ये, ठीक है। तो SO4 नेगेटिव, n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 2 आ गई। उसके बाद बच्चों ध्यान से सुनो, और भी बहुत सारे एसिड है हमारे पास, और मैंने कहा था ऐसा नहीं कि H2 देखा तो भाई n फैक्टर 2 हो गया, ठीक है। अब कुछ यहाँ पे धोखे आ जाते हैं, कौन कौन से धोखे बताओ। एक H3PO4, ये है फॉस्फोरिक एसिड, ये 3H पॉजिटिव डोनेट करता है, ठीक है, मैं 3H पॉजिटिव लिख रहा हूँ डायरेक्टली। बच्चों दूसरा आता है हमारे पास H3PO3, ठीक है, ये कितने देता है, ये 2H पॉजिटिव डोनेट करता है। अगला आता है हमारे पास कौन सा, H3PO2, ये कितने देता है, एक H पॉजिटिव देता है। बच्चों ध्यान से सुनो, अगर आयन लिखना है इसका साथ में तो इसका आयन बनेगा PO4 कितना 3 नेगेटिव, इसका क्या बनेगा तो HPO3 2 नेगेटिव आ जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा H2PO2 नेगेटिव। अच्छा ध्यान से सुनो, इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड। इसका नाम क्या है, फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड। इसका नाम क्या बच्चों, H3PO2, फॉस्फिनिक, यस, फॉस्फिनिक भी बोलते हैं इसको, और हाइपोफॉस्फोरस स्पेलिंग ठीक लग रही है ना, फॉस्फोरस एसिड, ये 3 इसके नाम है। अब क्वेश्चन मैंने ये बताया था, ये आ रहा है, इधर आ रहा है, बोर्ड आ रहा है, ये वाला पढ़। क्वेश्चन ये है, ये ऐसा क्यों है, इन एसिड में ऐसा क्यों। बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी डिस्कस करेंगे हम, ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस में डिस्कस करेंगे पी ब्लॉक में, हालांकि वो पी ब्लॉक आपको कटा हुआ है सिर्फ जे के लिए, ठीक है, उसके लिए कटा हुआ, नहीं तो पहले 12th में होता था ये चैप्टर, अभी ये कटा हुआ है। तो देखो फिर भी इसको समझना करना तो है ये। H3PO4 का स्ट्रक्चर देखो क्या होगा बच्चों, देखो ऑक्सो एसिड इसका बनाना है तो बच्चों फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बना सकते हैं, डबल बॉन्ड ओ तो आपने सीधा ही बना देना। देखो सबके जितने भी हैं इनके डबल बॉन्ड आपने ऐसे ही बना देने सब एसिड के। ये देखो स्ट्रक्चर देखो कितना कॉमन इजीली
आप इसको कर सकते हैं। ये देखो, एक ऑक्सीजन लगा दिया इसका, अब कितना बचा है, कितने बचे हैं, 3 बचे हैं, और 1 2 3। अच्छा बच्चों साथ में क्या है, 3 हाइड्रोजन, कहाँ कहाँ लगा देंगे, 1H 2H 3H। ओके, H पॉजिटिव जो रिलीज होता है वो वहां से रिलीज होता है जहां से H बॉन्ड का सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, यानी कि बॉन्ड पोलर हो। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, तो यहां से H पॉजिटिव टूट सकता है, यहां से भी H पॉजिटिव टूट सकता है, यहां से भी H पॉजिटिव टूट सकता है। तो यहां से बच्चों कितने H पॉजिटिव रिलीज हुए, जरा देखो कितने, 1 2 3 H पॉजिटिव रिलीज हुए, इसलिए यहां पे एन फैक्टर कितना आया, 3 आया। बात समझे, ठीक है। अच्छा, इस एसिड को क्या बोलते हैं, हाँ वैसे इसको ट्राई बेसिक एसिड बोलेंगे हम। ट्राई बेसिक एसिड ऐसा एसिड जो 3 H पॉजिटिव डोनेट कर सकता है। ट्राई बेसिक एसिड, ट्राई बेसिक एसिड क्यों बोलेंगे इसको ट्राई बेसिक एसिड, 3 H पॉजिटिव रिलीज कर सकता है। अच्छा इसको देखो, नेक्स्ट को देखो बच्चों, यही आएगा। कितने ऑक्सीजन थे इसमें, 3 ऑक्सीजन थे, एक तो डबल बॉन्ड के साथ लग गया, एक ये और एक H का डायरेक्टली बॉन्ड बना। बच्चों P और H के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है कि यहां से ये बॉन्ड जो है वो H पॉजिटिव में टूट सके, तो इसलिए यहां से H पॉजिटिव नहीं रिलीज होता है, मतलब H पॉजिटिव नहीं रिलीज होता है। हाँ बॉन्ड टूट सकता है लेकिन H पॉजिटिव रिलीज नहीं होता है। H पॉजिटिव कहां से रिलीज होगा फिर, एक यहां से OH यहाँ पे, तो कितने OH हैं आपके पास, OH बॉन्ड है 2 है, तो इसलिए एन फैक्टर कितना आएगा इसका, 2 आएगा। और ये कौन सा एसिड हुआ, डाई बेसिक एसिड। डाई बेसिक एसिड का मतलब क्या है, यस डाई बेसिक एसिड, ऐसा एसिड जो जिसकी बेसिसिटी 2 है, मतलब ये 2 H पॉजिटिव रिलीज कर सकता है। इस पे आओ बच्चों, इस पे आओ, एक तो आ गया OH, बाकी इसके साथ क्या है, कितने H पॉजिटिव रिलीज हो सकते हैं, एक ही, तो इसलिए इसका एन फैक्टर कितना आया, कौन सा एसिड है ये, मोनोबेसिक। क्या कहती है जनता, समझ आ गया, इजी। तो एसिड का तो हमने निकाल लिया, अब ध्यान से सुनना, ठीक है। मैंने कुछ और एसिड भी बताए हुए हैं आपको जो इंपॉर्टेंट है, ये कर दूं ना रब, चल और एसिड भी हैं जो इंपॉर्टेंट है, और वो एसिड कौन कौन से हैं ध्यान से सुनो। अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का आ जाता है एसिड, जैसे हमारे पास है CH3COOH, कई बार बच्चों को इसको देख के भी लगता है कि ये भाई इसके पास एक H यहाँ से है, 3 यहाँ से, टोटल 4 H पॉजिटिव डोनेट कर सकता है, नहीं ये एक ही H पॉजिटिव डोनेट करेगा। ये CH3COO नेगेटिव और साथ में बनेगा H पॉजिटिव, एन फैक्टर 1 आएगा। बच्चों ध्यान से सुनो, आपने ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वैसे पढ़ा हुआ है कि ये जो एसिड है, एसिडिक एसिड बोलते हैं इसको, दूसरा नाम क्या है इसका, इथेनोइक एसिड, एसिडिक एसिड भी है। एंड जब ये अपना H पॉजिटिव रिलीज कर दे तो ये बन जाएगा एसीटेट, और इथेनोएट बोल देंगे इसको, एसीटेट, ठीक है। तो ये एसीटेट आयन है हमारे पास, और ये सिर्फ ये एसिडिक एसिड एक ही H पॉजिटिव जो डोनेट कर सकते हैं। इसका एन फैक्टर भी कितना आएगा, 1 आएगा। ऑर्गेनिक एसिड है, वीक एसिड होता है इसका, जो आपको पता है अल्फा जो होता था बहुत कम होता था। अच्छा बच्चों एक और एसिड है, ध्यान से देखो, COOH, ये कौन सा एसिड है जरा बताओ, ऑक्सैलिक एसिड, वेरी गुड, दिस इज ऑक्सैलिक एसिड। अब ये जो ऑक्सैलिक एसिड है ये क्या बनाएगा आपके पास, COO नेगेटिव एंड COO नेगेटिव, कितने H पॉजिटिव रिलीज कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, मेरे पास जितने COOH बॉन्ड है उतने ही H पॉजिटिव डोनेट कर सकते हैं, बात क्लियर। तो यहाँ से हम H पॉजिटिव पता लगा सकते हैं, डन। तो ये तो ही एन फैक्टर फॉर एसिड 722 हुए। चलो फिर आते हैं हम बेस के लिए। बच्चों बेस के लिए कुछ भी नहीं है, इजी है, ध्यान से सुनना, बेस के लिए कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। देखो कैसे, सिंपल सी बात है, बेस के लिए क्या आएगा, कितने OH नेगेटिव डोनेट कर रहा है। जैसे NaOH है, पानी में डालेंगे तो कितना बनाएगा, ये टूटेगा Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, एन फैक्टर कितना आ गया, 1। अगर आपके पास Mg हाइड्रोक्साइड आ गया, OMgH ट्वाइस आ गया, तो ये टूटेगा Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 OH नेगेटिव, बताओ एन फैक्टर कितना आ गया, 2 आ गया। इसी तरह से अगर Al आ जाता, OH थ्राइस आ जाता बच्चों, तो एन फैक्टर कितना आ जाता, ठीक है, 3 OH डोनेट करता ना, एन फैक्टर कितना हो जाता है इसका, 3। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, नहीं होनी चाहिए। फिर आते हैं हम सॉल्ट के ऊपर, ध्यान से सुनना बच्चों, सॉल्ट के लिए आपने डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन थोड़ी ना आएगी आपको तो कॉन्सेप्ट लगाना है। तो देखो क्या करना है आपने, सॉल्ट के लिए ध्यान से सुनो, कोई सॉल्ट आ गया आपके पास, जैसे NaCl आ गया, आपने क्या करना है, एक्चुअली एन फैक्टर होता है कि उसके ऊपर
कैटाइनिक पार्ट में टोटल कितना पॉजिटिव चार्ज, कैटाइनिक पार्ट में पॉजिटिव चार्ज कितना है। जैसे यहाँ पे कैटाइनिक, वैसे एनाइनिक और कैटाइनिक किसी का भी देख सकते हो आप, लेकिन आप कैटाइनिक पार्ट का चार्ज देखो। सोडियम यहाँ पे कैटाइनिक पार्ट है, कितना चार्ज है सोडियम के ऊपर, यहाँ पे एक ही सोडियम है और एक सोडियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, +1। एन की वैल्यू कितनी आई, 1। अगर मैं यहाँ पे MgCl2 दे दूँ तो एन की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पे 2 आई। मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज होता है ना बच्चों। ये क्वेश्चन आया हुआ है Na2CO3, जरा बताओ, एक सोडियम के ऊपर +1 होता है, 2 के ऊपर कितना हो गया, एन की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ गई, 2 आ गई। बात समझे। अब कई बार ना उसमें बुक में सिंपल इतना लिखा होता है कि कैटाइनिक वैलेंसी, तो कैटाइनिक वैलेंसी में अब कई बार बच्चे ये इंटरप्रेट कर लेते हैं कि इसका मतलब है कैटाइन पार्ट जो यानी कि सोडियम जो इसकी वैलेंसी कितनी है, तो उनको लगता है सोडियम की वैलेंसी 1 है, सो एन फैक्टर 1 आ जाएगा, लेकिन एक टोटल चार्ज देखना है आपको। अब ये क्वेश्चन भी आया हुआ है प्रीवियस ईयर का, Al2SO4 थ्राइस, ये देखो इसका बताओ 6 आएगा। एक एल्यूमिनियम के ऊपर +1, 2 एल्यूमिनियम के ऊपर कितना हो गया, +6, यानी कि टोटल एन की वैल्यू 6। अब आप देख सकते हो कैटाइनिक पार्ट में भी उतना चार्ज है और एनाइनिक पार्ट में भी उतना ही चार्ज है। तो फॉर सॉल्ट क्या करेंगे हम बच्चों, टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लेंगे कैटाइनिक पार्ट के ऊपर कितना है। डन, किसी को दिक्कत तो नहीं। बट चलो देखो बच्चे ध्यान से, नॉर्मेलिटी का लास्ट कॉन्सेप्ट है रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। मतलब अगर रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है तो एन फैक्टर कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। तो बच्चों एन फैक्टर फॉर रिडॉक्स रिएक्शन, ध्यान से सुनना, एन फैक्टर फॉर रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन के लिए एन फैक्टर कैसे निकालना है। एक रिडॉक्स रिएक्शन कंसीडर करते हैं हम KMnO4, कल ही पढ़ा है हमने, पोटेशियम परमैंगनेट। इसको अगर आप एसिडिक मीडियम में डालो यानी कि H पॉजिटिव में, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, Mn+3 में। होता है कि नहीं होता है, होता है। Mn2 पॉजिटिव में होता है, होते हो, यस सर, यस सर, Mn2 पॉजिटिव, ठीक है, कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। हाँ ठीक है, मैंगनीज 2 पॉजिटिव आएगा वहाँ पे, एसिडिक मीडियम में। और स्लाइटली बेसिक मीडियम में किस में कन्वर्ट होता था ये, वेरी गुड। अब बच्चों यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बताओ कितने से कितना चेंज हुआ। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 था, +7 से कितना हुआ, एन की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, मतलब तो देखो बच्चों फॉर रिडॉक्स रिएक्शन एन फैक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस। कितने इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है, ये अभी गेन कर रहा है ना, कितने गेन कर रहा है, 5, तो ये इसका एन फैक्टर है। और आपको पता है रिडॉक्स रिएक्शन में तो जितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं उतने ही गेन होने चाहिए, तो ये वही है, एन फैक्टर की वैल्यू यहाँ पे 5 आई। क्लियर है। एक और इसका कर सकते हैं बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम आपको पता है KMnO4, और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, स्लाइटली बेसिक में ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, MnO2 में हो जाता है। और यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा तो कितना आएगा फिर, +4 आएगा, और +7 से कितना जा रहा है यहाँ पे, तो एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ये तो क्लियर है ना, ये तो बेसिक सी चीज़ है, तो इसमें भी आप इसको लगा सकते हो। अब ये क्वेश्चन क्या है, सुनो ध्यान से सुनो। अब सुनो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। इक्विवेलेंट मास, सबसे पहले कि इक्विवेलेंट मास कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। इक्विवेलेंट मास का फाइंड आउट करने का तरीका क्या बताया। इक्विवेलेंट मास क्या होता है बच्चों, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। अभी उसने क्वेश्चन दे दिया, उसने कहा H2SO4 है, H2SO4 है और एक HCl है, इन दोनों का इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट करो। कैसे फाइंड आउट करेंगे इक्विवेलेंट मास H2SO4 का, तो पहले तो H2SO4 का फाइंड आउट करते हैं। H2SO4 का मोलर मास कितना है और इसका एन फैक्टर कितना होता है, डाइबेसिक एसिड है ना, तो बच्चों 98 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया, तो सिंपल सी बात है इक्विवेलेंट मास हुआ H2SO4 का 49। HCl का कितना हुआ 30, देखो हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, कितना हुआ 36.5 डिवाइडेड बाय 1, कितना आंसर आया। मतलब इक्विवेलेंट मास और मोलर मास सेम हो सकता है, कब, जब एन फैक्टर 1 हो, तो समझ गए। एक क्वेश्चन लिखो फिर जल्दी से, सारे बच्चे फाइंड आउट करो, क्वेश्चन लिखो, क्योंकि जब 1 से डिवाइड करेंगे बेटा मोलर मास को तो उतना ही आंसर आएगा। तो इन दैट केस मोलर मास विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट मास। क्वेश्चन है 24.5 ग्राम ऑफ H2SO4, 24.5 ग्राम ऑफ H2SO4, फाइंड ग्राम इक्विवेलेंट्स। ध्यान से सुनना, फाइंड ग्राम इक्विवेलेंट्स। कैसे फाइंड आउट करते हैं ग्राम इक्विवेलेंट्स, गिवन मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। तो जल्दी से क्या क्या फाइंड आउट करना है, ग्राम इक्विवेलेंट्स एंड नंबर ऑफ मोल्स, दोनों चीजें फाइंड आउट करो।
ग्राम इक्विवेलेंट्स एंड नंबर ऑफ मोल्स, दोनों चीजें फाइंड आउट करो। 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट्स है, वेरी गुड। और नंबर ऑफ मोल्स 0.25। बच्चों 24.5 ग्राम ऑफ H2SO4 कहा मैंने। देखो अगर सुनो बच्चों ध्यान से, मुझे ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या बताया? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अगर मैं H2SO4 की बात करूं तो H2SO4 का गिवन मास कितना है? 24.5। अच्छा, इक्विवेलेंट मास कितना होता है H2SO4 का? मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। अभी निकाला हमने, कितना आता है? 49 आता है ना। गिवन मास कितना है इसका हमारे पास? 24.5। और इक्विवेलेंट मास H2SO4 का अभी तो निकाला हमने, कितना होता है? 49। 49 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा? अब कई बच्चों को ये कैलकुलेशन मुश्किल लगेगी, नंबर्स को ध्यान से देखो बच्चों। ये 24.5 जो है वो हाफ है किसका? 49 का। 49 का 24.5 हाफ है 49 का, तो 1/2 आया। 1/2 बोले तो 0.5। ये क्या है हमारे पास? ग्राम इक्विवेलेंट्स। क्लियर है? मुझे कहीं नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालूंगा? सेम ही नंबर ऑफ मोल्स क्या थे? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास डिवाइड बाय गिवन मास कितना है? 24.5। मोलर मास कितना है? सॉरी 98। मोलर मास H2SO4 का 98 होता है, ठीक है। तो 49 अगर हाफ था तो 98 क्या आ जाएगा फिर? 1/4। तो यानी कि आपके पास ये आएगा 1/4, दैट इज 0.25। यही है। तो बच्चों देखो एक और टर्म रिलेट होगी यहाँ पे, क्या? नहीं, नॉर्मेलिटी तो अभी रिलेट करेंगे हम। ग्राम इक्विवेलेंट और नंबर ऑफ मोल्स में भी रिलेशन निकाल सकते हो आप। क्या रिलेशन होगा जरा बताओ, क्या बना बच्चों? देखो ग्राम, यस ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो एक्चुअली इक्वल होगा किसके? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। जैसे कि इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आए थे? 0.25। एन फैक्टर कितना था इसका? 2। तो कितना आंसर आ गया? 0.5। तो आप डायरेक्टली ये भी रिलेट कर सकते हो, ग्राम इक्विवेलेंट्स हमेशा नंबर ऑफ मोल्स उसके इक्वल होता है, ठीक है। क्लियर है? तो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है 3 मोल्स ऑफ H3PO3, 3 moles of H3PO3, find gram equivalents, find gram equivalents। हाँ तो बताओ ना, नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हैं? 3 है। और इसका एन फैक्टर कितना होता है? 3 2 6। अरे क्या इतना इजी, समझ गए? तो ये आगे चल के आपको काम आएगा। हाँ, इसको बाइंड अप कर लेते हैं फॉर्मूले को। तो बच्चों ध्यान से सुनो, हमारे पास क्या आ गया? नंबर ऑफ ग्राम। अब देखो नॉर्मेलिटी को बाइंड अप करते हैं फटाफट। ये भी सीख लिया हमने, ये भी सीख लिया। अब देखो ध्यान से, नॉर्मेलिटी को आप चाहो तो ये वाले फॉर्मूले सारे पुट करके आंसर निकालो, लेकिन इतना थोड़ी ना वो करेंगे हम लेंथी। हम इसका शॉर्ट फॉर्मूला जो डेराइव करते हैं क्या बनता है, देखो ध्यान से सुनो। नॉर्मेलिटी का एक शॉर्ट फॉर्मूला है, क्या बनेगा? देखो सबको पता है बच्चों, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है, यही होता है। अब अगर मैं इसमें ऊपर फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दूं किसकी? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स की। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होता है गिवन मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। तो ये क्या बन जाएगा जरा ध्यान से देखो, ये बन जाएगा यहाँ पे गिवन मास होता है WB और इक्विवेलेंट मास है ना, इक्विवेलेंट मास, यही होगा मैथमेटिक्स के हिसाब से। अभी इक्विवेलेंट मास जो वो कहाँ आना चाहिए? नीचे आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे रहेगा ये इक्विवेलेंट मास, ठीक है, यही है। अब बच्चों अब मुझे पता है इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है? मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। तो ये देखो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूँ इक्विवेलेंट मास की, इक्विवेलेंट की मास की वैल्यू क्या है? मोलर मास। और ये सॉल्यूट की बात हो रही है तो मैं MB लिख सकता हूँ मैं, मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। अभी एन कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, तो इधर मल्टीप्लाई कर दिया एन फैक्टर। अब ध्यान से देखो बच्चों, इतनी टर्म क्या है ये देखो गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, और ये क्या है?
ये देखो गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास होता है नंबर ऑफ मोल्स, तो ऊपर आए नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये क्या हुआ मोलैरिटी। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, सिंपल। समझे कि नहीं समझे? तो हो गया क्वेश्चन। तो बताओ एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ 0.5 मोलर, find the normality of 0.5 molar solution of H2SO4। मोलैरिटी तो 0.5 है उसका यस प्लीज, कितना आया? 1 आ गया ना। फॉर्मूला क्या लगाया हमने, कहा गया देखो उसने कहा था 0.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, मोलैरिटी दे रखी थी हमें, एन फैक्टर कितना है, मोलैरिटी कितनी दे रखी थी 0.5, एन फैक्टर कितना है 2, मल्टीप्लाई करा तो नॉर्मेलिटी आ गई। और मोलैरिटी निकालनी है तो क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, तो देन मोलैरिटी कितनी हो जाएगी आपके पास। तो अगर आपको नॉर्मेलिटी दी है तो आप मोलैरिटी निकाल सकते हो, बस ये देखना वहां पे एसिड कौन है या बेस कौन है या सब्सटेंस कौन सा दिए, निकल जाएगा निकल जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट बच्चे। हाउ मच टाइम, 7:40 ये करना था। 2 सेकंड, एक छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं जल्दी से। टॉपिक का मतलब क्या है, देखो बच्चों बस 5 मिनट और यार, 5 मिनट। तो अपनी कैब बुक कर लेना, स्टार्ट कर कैब बुक करना। जितने भी बच्चे जिन्होंने कैब में जाना वो कैब बुक करना स्टार्ट करो। चलो बच्चों ध्यान से सुनो, अब यहां पे कॉन्सेप्ट आता है डाइल्यूशन का। डाइल्यूशन, व्हाट इज डाइल्यूशन, व्हाट इज डाइल्यूशन, क्या होता है डाइल्यूशन। मान लो घर में आप नींबू पानी बना रहे हो, ठीक है, लेमोनेड बना रहे हो, आपने वाटर लिया और उसमें नमक डाला, आपने पहले नमक टेस्ट करा यार ज़्यादा हो गया, क्या करोगे, पानी ऐड करने का मतलब आपने सॉल्वेंट ऐड करा, यही करा। अब क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो, ड्यूरिंग डाइल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट। पहला ऑप्शन है, ध्यान से सुन लेना, पहला ऑप्शन है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दूसरा ऑप्शन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तीसरा ऑप्शन है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, और चौथा ऑप्शन है आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होंगे। चेक करो क्या होता है बच्चों, ठीक है। डाइल्यूशन पहले तो ये समझ लो, आपके पास एक सॉल्यूशन है, इसमें आपके पास बच्चों वाटर है, जैसे मान लो आपके पास H2O है, ठीक है, H2O आपने ले लिया, H2O क्या आपने वॉल्यूम मान लो, वॉल्यूम है यहाँ पे आपके पास 100 ml सॉल्यूशन का, ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम 100 ml है। आपने इसमें क्या करा बच्चों, आप नमक डाल दिया, आपने NaCl डाल दिया। जैसे ही आपने NaCl डाला, ठीक है, NaCl आपने जैसे ही डाला तो ये सॉल्यूशन बन जाएगी, आपके पास एक सॉल्यूशन बन गई, जिस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 100 है। अच्छा ये बताओ, अब NaCl आपने डाला, NaCl जैसे मान लो आपने 10 ग्राम डाल दिया, ठीक, तो NaCl के नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं आप यहाँ पे। फिर आपने क्या करा, ध्यान से देखना, फिर आपने क्या करा, यहाँ पे ऐड कर दिया वाटर, डाइल्यूट करा। डाइल्यूशन का मतलब है कि आपने सॉल्वेंट ऐड करा है, और यहाँ पे हमने सॉल्वेंट वाटर लिया है, तो हमने वाटर ऐड करा। जैसे हम वाटर ऐड करेंगे पहले तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम पहले 100 ml था, तो क्या अब 100 ml होगा, नहीं होगा। मान के चलो आपने वॉल्यूम जो है वो 500 ml कर दिया, वॉल्यूम इंक्रीजेज अप टू 500 ml, यानी कि आपके पास ये जो वॉल्यूम है वो 500 ml हो गया, ठीक है। और ये मान लेते हैं कि ये वॉल्यूम 2 है, ये वॉल्यूम 1 है। अब बच्चों ध्यान से सुनो, इसमें NaCl कितना है पहले ये बताओ, NaCl कितना है, NaCl क्या चेंज हुआ, NaCl तो उतना ही रहा, मैंने क्या बढ़ाया, सिर्फ वॉल्यूम बढ़ाया। तो डाइल्यूशन कॉन्सेप्ट क्या है, आपने सिर्फ सॉल्वेंट ऐड करना है, सॉल्यूट उतना ही रहता है, पहले भी सॉल्यूट उतना ही था, बाद में भी सॉल्यूट उतना ही है, तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या है फिर सॉल्यूट के क्या है, सेम ही है, पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, क्योंकि वाटर आपने ऐड करा है
तो सॉल्वेंट के मोल चेंज हो गए, वॉल्यूम भी चेंज हुआ, टोटल मोल भी चेंज हुआ, क्योंकि टोटल मोल क्या होंगे, सॉल्यूट के मोल प्लस सॉल्वेंट के मोल। अब यहाँ पे सॉल्वेंट तो बढ़ चुका है, तो सॉल्वेंट के मोल प्लस सॉल्यूट के मोल तो चेंज हो जाएंगे, लेकिन क्या कांस्टेंट रह रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के मोल नहीं चेंज हो रहे, इसको बोलते हैं हम डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब सिंपल सी बात है, क्या ऐड करना हमने, वाटर ऐड करना है। तो बच्चों इसको देखो इक्वेशन कैसे बनती है इसकी, बड़ी इजी इक्वेशन है। इजी इक्वेशन कैसे है, ये बच्चों मान लो आपके पास मोलैरिटी 1 थी और ये वॉल्यूम 1 था, आपने क्या करा, डाइल्यूट करा, लिखा होगा उसने स्पेशली, डाइल्यूट करा, और आपके पास जो सॉल्यूशन आएगी, जो सॉल्यूशन आएगा उसका मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी और उसका वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। पता क्यों चेंज हो रहा है, ध्यान से सुनो, क्योंकि मोलैरिटी जो होती है वो क्या होती है, मोलैरिटी जो होती है क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होती है डिवाइड बाय, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो चेंज हो नहीं रहा, लेकिन वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो वॉल्यूम चेंज होने से मोलैरिटी चेंज हो जाएगी, यानी कि अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो मोलैरिटी कम हो जाएगी और वॉल्यूम, लेकिन डाइल्यूशन में तो वॉल्यूम बढ़ेगा ही जनरली, तो मोलैरिटी कम ही होगी। ठीक है, तो बच्चों फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान से सुनो, यहाँ पे बनेगा हमारे पास m1v1 इज इक्वल टू m2v2, यही है। और यहाँ से अगर मुझे m2 निकालना है, कुछ भी निकालना है, न्यू मोलैरिटी निकालनी है तो निकाल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे m1v1 दिया था और मुझे m2 निकालना था, मोलैरिटी निकालनी थी न्यू सॉल्यूशन की, तो ये बन जाएगा m1v1 डिवाइडेड बाय v2। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो फिर जल्दी से, राइट डाउन ए क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन है, a 30 ml of 0.5 मोलर H2SO4 diluted to 500 ml। क्वेश्चन है 30 ml of 0.5 मोलर H2SO4 diluted to 500 ml। अच्छा बच्चों, diluted to और diluted by में फर्क है, ठीक है। अगर डाइल्यूटेड 2 कहा है, जैसे मैं कहूँ कि मान लो पहले मैं मान लो 50,000 रुपया कमाता था, या मान लो किसी कंपनी में बंदा काम करता है, उसकी सैलरी 50,000 है, अब हमने बोला उसकी जो सैलरी है वो इंक्रीज टू 70,000। अब ये बताओ न्यू सैलरी कितनी हुई, न्यू सैलरी कितनी हुई, 70,000 हुई। इंक्रीज टू का मतलब समझे, लेकिन अगर मैं बोलता कि वो जो सैलरी इंक्रीज्ड बाय 70,000, सॉरी इंक्रीज्ड बाय 70,000, आप ऐसे बोल देता तो 50 तो पहले ही था, इंक्रीज्ड बाय 70 और ऐड करके कितना हो गया, 150 हो गया। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो ध्यान देना 2 और बाय में। हाँ, क्या आंसर है आपका, देखो 30 ml ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन, इसका मतलब है ये देखो ना, मोलैरिटी कितनी दी हुई है, m1 कितना दिया हो यहाँ पे 0.5 और वॉल्यूम कितना दिया होता 30 ml, यही है। और बच्चों अब कितना हो गया 500 ml, तो कितना हो गया हमारे पास m1v1 इज इक्वल टू m2v2। m1 कितना है 0.5, वॉल्यूम कितना है 30, m2 नहीं पता, और v2 इधर आ जाएगा कितना है 500, तो आपके पास ये किया आ जाएगा m2 आ जाएगा कितना आ रहा है 0.02। मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी 0.03 करे। मैंने एक बच्चे को पूछा, मैंने कहा बेटा मान ले तूने लेमनेड बनाना है और तुझसे जो है वो सॉल्ट ज़्यादा डाल गया, तो तू क्या करेगा, सर चीनी डाल दूंगा, चीनी ज़्यादा डाल दूंगा। नमक ज़्यादा हो गया तो उसको कम करने के लिए वो कह रहा है चीनी डाल दो, नमक ज़्यादा हुआ है तो पानी ऐड करना है, ठीक है। हाँ सुनो, तो मिक्सिंग का मतलब क्या है, जैसे मान लो ध्यान से सुनो बच्चों, आप घर पे लेमनेड बना रहे हो, ठीक है, ऐसे करके 2 वेसल आपके पास, इसकी मोलैरिटी m1, इसका वॉल्यूम है v1, दूसरे की मोलैरिटी है m2 और वॉल्यूम है v2, यही है, ध्यान से देखना। अब आपने क्या करा, अब मान लो एक में नमक कम था और एक में ज़्यादा था, चीनी वगैरह सब कुछ बराबर थी। अब आपने क्या करा, इन दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों को मिक्स कर दिया। अब दोनों को जब मिक्स करोगे तो क्या होगा, दोनों को मिक्स करोगे तो यहाँ पे मोलैरिटी नई आ जाएगी और वॉल्यूम भी नया आ जाएगा,
वॉल्यूम तो प्रिडिक्टेबल है यहाँ पे बेटा, वॉल्यूम कितना आएगा यहाँ पे? V1 plus V2 amount of solvent न्यू वॉल्यूम जो वो तो प्रिडिक्टेबल है। क्यों प्रिडिक्टेबल? क्योंकि क्योंकि सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पे सॉल्वेंट दोनों का सेम है और दोनों को मिक्स करूंगा, वाटर में वाटर मिक्स करूंगा तो डेफिनेटली उसका वॉल्यूम जो सेम ही आएगा। सेम का मतलब है कि 100 ml पानी में 100 ml पानी में डालूं तो 200 ml आएगा। हाँ, एल्कोहल होता 100 ml और वाटर होता है 100 ml, फिर आंसर 200 ml नहीं आता। क्या आता है? ज़्यादा आता है, क्योंकि एल्कोहल एंड वाटर जो वो कौन सा पॉजिटिव डेविएशन को, यही एसिड में डालता नाइट्रिक एसिड तो कम आता, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा फर्क पड़ता लेकिन फर्क जरूर पड़ता। चलो देखो, तो मिक्सिंग में क्या करा आपने, ये दो न्यू सॉल्यूशन है। अब ये मुझे ये बताओ बच्चों, M3 कितना आएगा यहाँ पे हमारे पास? अच्छा, M3 V3 इनका जो प्रोपोर्शन है वो इन दोनों के इक्वल होगा। कैसे? M1 V1 प्लस M2 V2, यही होगा। तो ये बताओ बच्चों फिर M3 कितना हुआ? M1 V1 प्लस डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 दैट इज V3। क्लियर है बात? ये कॉन्सेप्ट होता है किसका? मिक्सिंग का। कर लोगे तो ये नॉर्मेलिटी में भी हो जाएगा और मोलैरिटी में भी फॉलो हो जाएगा। ठीक है।